नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज अपडेट में क्या कुछ खास है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि देश में प्रदेश में जो भी बड़ी खबरें हुई हैं वो आपको विस्तार से बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। बात हो रही है एनटीए की। एनटीए ही पेपर कराता रहा है तमाम, चाहे वो नीट हो या नेट हो। और अब शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, क्योंकि एनटीए पर सवाल उठ रहे थे और एनटीए में सुधार के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। 7 सदस्यों की कमेटी जांच करेगी एनटीए की कार्यप्रणाली को लेकर। 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार को लेकर सुझाव भी देगी और इसरो के पूर्व चेयरमैन इस कमेटी के चीफ होंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की थी। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि ये कमेटी एनटीए के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, एग्जाम प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफर, डेटा सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल को और ज्यादा इंप्रूव कैसे किया जाए इसको लेकर सुझाव देगी और उस सुझाव के आधार पर फिर बाद में फैसला लिया जाएगा। तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके माध्यम से ही नीट का पेपर कराया गया, नेट का पेपर हुआ, तमाम पेपर होते हैं, और अब एनटीए को लेकर एक कमेटी बनाई गई है। और खास बात यह है कि एनटीए को जिस कमेटी के लिए अब जरूरत बताई जा रही थी, जो कमेटी एनटीए की बनी है वो कितनी बड़ी है, उसमें कौन कौन से सदस्य हैं, ये जानना आपकी जरूरी है। तो देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन होंगे डॉक्टर के राधाकृष्णन, पूर्व इसरो चीफ हैं। और चेयरमैन के अलावा इसमें और सदस्य होंगे जिनकी संख्या होगी 6। कुल सदस्यों की संख्या इसमें 7 है। मेंबर होंगे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो कि डायरेक्टर रहे हैं एम्स के। मेंबर होंगे प्रोफेसर बीजे दाब, जो कि वाइस चांसलर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। मेंबर हैं इसमें प्रोफेसर रामामूर्ति के, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं आईआईटी मद्रास से, यानी कि बड़े लोगों को इसमें शामिल किया गया है। मेंबर हैं पंकज बंसल, जो कि को फाउंडर हैं पीपुल स्ट्रांग मेंबर, कर्मयोगी भारत के। इसके अलावा मेंबर हैं इसमें प्रोफेसर आदित्य मित्तल, स्टूडेंट अफेयर्स, डीन आईआईटी दिल्ली के, ये सदस्य बने हैं इसमें। और गोविंद जायसवाल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आप शिक्षा मंत्रालय के। तो ये 7 सदस्यों वाली हाई लेवल कमेटी ये जांच करेगी कि एनटीए की फंक्शनिंग में क्या क्या सुधार की जरूरत है, क्योंकि एनटीए के जो कार्यप्रणाली है उसी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं। और अब एनटीए को लेकर यह कमेटी बनाई है जो कि 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए सीधे दिल्ली से, उनकी तरफ रुख करते हैं। अमृत, इसकी मांग की जा रही थी और सरकार ने बताया भी था, शिक्षा मंत्री ने, कि जल्द एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी बना भी दी गई है, वो भी उस हालात में जब पूरे देश में नीट को लेकर चर्चा गर्म है कि इसको रद्द किया जाए। नेट तो रद्द हो ही चुका है, कमेटी की जिम्मेदारी बड़ी होगी। अमृत, वो ब्रिक बाय ब्रिक इसकी जांच की जाएगी और जो भी जरूरी चीज़ें होंगी वो इसमें इम्प्लीमेंट की जाएंगी। और इसी के मद्देनज़र जो है यह जो कमेटी है इसका गठन किया गया। और अब गौर करने वाली बात है कि इसमें जितने भी लोग हैं वो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में उनका ताल्लुक रहा है और ये सारे के सारे बेस्ट एकेडमिशियन हैं। और आप जैसे राधाकृष्णन की बात करेंगे तो न सिर्फ इसरो में जब वो आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर थे तो उन्होंने बहुत सारे सुधारात्मक प्रक्रियाओं को लागू किया था। इसके लिए वो काफ़ी अच्छे तरीके से जाने जाते हैं बतौर एकेडमिशियन। तो उनका जो है इस पूरे पैनल में चेयरमैन बनना एक अहम कड़ी है। और इसके अलावा जितने जो है एम्स के गुलेरिया हों, चाहे बाकी जो लोग हैं, वो सारे के सारे सीजन्ड लोग हैं। और इनकी देख रेख में जब ये कमेटी बन रही है तो इसका पूरा काम यही है कि यह देखना कि जो भी लूप होल्स हैं एनटीए में उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, नई चीजों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। 2017 में ही एनटीए का गठन किया गया था। 2017 से ही एनटीए अस्तित्व में आई, उसके बाद तमाम एग्जाम वो कराती रही है। ये नया जो पैनल है, ये जो कुछ भी देखेगा वो तो पहले से ही सोच के बनाई गई होगी एनटीए जब उसका गठन किया गया था कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर को कंडक्ट कराना है। अब नए लूपहोल सामने आ सकते हैं रहा है। मैं दोबारा कोशिश करूंगा और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार को लेकर सुझाव देगी ये नई कमेटी, जिसके चेयरमैन बने हैं इसरो के पूर्व चेयरमैन। और साथ ही साथ अब खबर ये है कि 2 महीने में रिपोर्ट सरकार को सौंप के एनटीए में सुधार की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। शुक्रिया अमृत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ेंगे आगे, क्योंकि पेपर लीक का जब देश में माहौल है
तो उस माहौल के बीच मध्य प्रदेश में छात्रों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। एमपीपीएससी का कल मध्य प्रदेश में प्री का एग्जाम होने जा रहा है। कल रविवार है, 23 जून की तारीख है, लेकिन उससे ठीक 2 दिन पहले पेपर लीक होने की खबर सामने आती है। वायरल होता है मैसेज और कहा जाता है कि 2,500 से 2,000, 2,500 में पेपर बंट रहा है, ले लीजिए। और यह सब कुछ होता है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद एमपीपीएससी को भी, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसको भी सामने आना पड़ता है। लेकिन पहले आप देखिए कि क्या माहौल बनाया गया, किस तरह से अफवाह फैलाई गई। नीट और नेट के बाद एमपीपीएससी पेपर लीक की खबर, टेलीग्राम पर पेपर लीक का दावा, वायरल हो रहे मैसेज से खलबली। विस्तार न्यूज नहीं करता पेपर लीक का दावा, अफवाह से बचें, तय समय पर ही होगा पेपर। एमपीपीएससी का पेपर 2,500 रुपए में। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक ग्रुप में इस तरह का दावा किया गया। इसकी जानकारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पदाधिकारियों को भी लग चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कल होने वाला पेपर होकर ही रहेगा। पहले देखिए ये फोटोज जो कि टेलीग्राम के ग्रुप से लिया गया है। इस ग्रुप का नाम एमपीपीएससी पेपर लीक्ड 2024 है। इस ग्रुप के माध्यम से एमपीपीएससी का कल होने वाला पर्चा यानी कि पेपर 2,500 रुपए प्रति विषय के हिसाब से बेचा जा रहा है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति ये पेपर खरीदने में इंटरेस्टेड है वह @देवसिंह60 के पेज पर जाकर पेपर खरीद सकता है। पेपर लीक की अफवाह के बीच मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के ओएसडी का कहना है कि कल तय समय पर पेपर आयोजित होगा। अभी किसी को नहीं पता कि पेपर में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो कल ही पता चलेगा कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। अभी कुछ चीज़ें आयोग के संज्ञान में आई हैं कि कहीं कहीं सोशल मीडिया पर इस तरह का कोई एक प्लेटफॉर्म पर ये इस तरह के पेपर के लीक होने की बात कही जा रही है। अभी तक हमारे पास में इसके अलावा कोई अधिकृत जानकारी नहीं है और आयोग इस विषय में गंभीरता से विचार कर रहा है और जो भी कार्रवाई की जा सकेगी आयोग उस विषय पर, माननीय अध्यक्ष महोदय और हमारा जो आयोग है वो उस पर विचार कर रहा है और बहुत जल्द जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके विषय में सभी को सूचित कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर पेपर लीक को लेकर सामने आ रही खबरों का एमपीपीएससी ने खंडन करते हुए विज्ञप्ति जारी की है, जिसके चलते परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं भी अब संतुष्ट हैं। यानी देश में बने पेपर लीक के माहौल के बीच ये कोशिश की गई है कि मध्य प्रदेश में भी पेपर लीक को लेकर सनसनी फैलाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया ये हमने आपको बताया है। एक मैसेज चलता है जो कि वायरल होता है, ग्रुप बनाया जाता है टेलीग्राम पर और कहा जाता है कि 2,000 से 2,500 में पेपर खरीद लीजिए, यही पेपर कल आने वाला है। इन सारी अफवाहों के बीच एमपीपीएससी का पेपर लीक होने की जब खबरें ज्यादा चली तो फिर आयोग का बयान सामने आया। पेपर लीक की खबर को लेकर आयोग ने इसे भ्रामक बताया है और ये कहा है कि परीक्षा तय तारीख और तय समय पर ही होगी। सोशल मीडिया पर चल रही खबरें भ्रामक हैं, आयोग ने कहा है, और ये भी गुजारिश की है कि ऐसी खबरों को प्रसारित ना किया जाए, एक दूसरे को ना फैलाएं, क्योंकि पेपर तय समय पर ही होगा। एमपीपीएससी का पेपर लीक की खबरों को लेकर आयोग का ये बयान सामने आया तो आप सोचिए कि किस कदर अफवाह इतनी ज़्यादा फैल गई कि ये बयान, ये तथ्य सामने रखने पड़े हैं आयोग को। पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। पुनीत, ये बड़ा मामला था, गंभीर मामला था, इसको लेकर चर्चा चल रही थी कि पेपर लीक मध्य प्रदेश में भी हो गया एमपीपीएससी का, लेकिन अब आयोग कह रहा है कि ये भ्रामक खबरें हैं। पूरी खबर बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही टेलीग्राम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके एक ग्रुप एमपीपीएससी पेपर लीक 2024 पर दावा किया गया था कि एमपीपीएससी का पेपर लीक हो गया है जो कि 2,500 रुपए में दिया जाएगा। @देव सिंह करके एक प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल पर जाकर आप पेपर हासिल कर सकते हो। 2,500 रुपए देकर आपको पर पेपर मिलेगा, यानी 5,000 रुपए में आपको दोनों सेट मिल जाएंगे। तो ये जैसे ही ये खबरें सामने आई, विस्तार न्यूज ने इस मामले को उठाया तो आग की तरफ फैलती चली गई खबरें, लेकिन हमने साथ ही आगाह भी किया था कि इसमें कितनी सच्चाई है इसका खुलासा तो एमपीपीएससी ही कर पाएगा। जब एमपीपीएससी के जो ओएसडी है रविंद्र पंच भाई, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी यह स्पष्ट किया कि
कि अभी नहीं कहा जा सकता कि ओरिजिनल पेपर लीक हुआ है या नहीं, क्योंकि ओरिजिनल पेपर किसी के भी पास नहीं है। उसके बाद अब ये विज्ञप्ति भी जारी कर दी है एमपीपीएससी ने, जिसमें छात्रों को सलाह दी गई है कि वो अपनी तैयारी करें, टाइम पर ही पेपर होगा और पेपर लीक नहीं हुआ है ये भी कहा गया है। यानी कि छात्र समझ लें कि टाइम पर ही पेपर होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पुनीत, और तमाम जानकारी के लिए। पुनीत हमें खबर दे रहे हैं कि आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है, तो आपको भी अगर कोई भी डाउट हो तो इसको निकाल दीजिए दिमाग से। कल पेपर होने जा रहा है, पेपर दीजिए, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। बढ़ेंगे आगे। सिवनी में गौवंश की हत्या को लेकर एक बड़ा एक्शन हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने सोशल मीडिया पर यानी कि एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि एडीजी पवन श्रीवास्तव और टीम घटनास्थल पर पहुंच रही है, अब तक पहुंच भी गई होगी। 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 2 पर एनएसए लगाया गया है। सीएम की तरफ से ये बात कही गई है। गौ माता के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि इस घटना में संलिप्त प्रत्येक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में गौ माता के खिलाफ कोई भी अपराध जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सिवनी की घटना, तो घटनास्थल पर टीम पहुंच गई है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको यह भी बताते हैं कि किस मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इतने सख्त नजर आ रहे हैं। हुआ क्या था सिवनी में, ये आप जानिए। सिवनी में 50 से ज्यादा गौवंश के शव मिले थे। वैनगंगा नदी में गौवंश के शव मिले थे। गर्दन पर धारदार हथियार के घाव भी मिले हैं, जिसके बाद अब एक कार्रवाई हुई है। शव मिलने से इलाके में तनाव भी फैल गया और पुलिस ने शवों को नदी से निकालकर दफना दिया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर था कि इतनी बड़ी मात्रा में गौवंश के शव यहां पर कैसे मिले, क्या वजह रही है, इसकी जांच की जा रही है। 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। लोकसभा चुनाव में मिली सीटों से राष्ट्रीय कांग्रेस को कुछ हद तक तो संतुष्ट वो सीट कांग्रेस नजर आती है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस या तो 0 पर रहा या 1-2 सीटें जीतती हुई नजर आई। कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इन्हीं राज्यों में छत्तीसगढ़ भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 11 में से सिर्फ 1 सीट ही कांग्रेस को मिली। बाकी सीटों पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब रहा और अब खबर यह है कि कांग्रेस अपने इस खराब परफॉर्मेंस की जांच करेगी, मंथन करेगी और हर उस पहलू पर सवाल पूछे जाएंगे कि कहां कमी रह गई। हो सकता है इसके बाद संगठन में बदलाव भी हो जाए। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस संगठन हार के कारणों का पता लगाने के लिए बेहद संजीदा नजर आ रही है। अब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी हार के कारणों का पता लगाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी को सौंपी गई है। ये दोनों सदस्य ब्लॉक और बूथ स्तर पर जाकर पता लगाएंगे। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। भले ही इन नेताओं के आने का समय तय नहीं हुआ है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भी बदला जा सकता है। वजह है कि उनके नेतृत्व में 2 बार कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की सक्रियता और कांग्रेस में गुटबाजी का चुनाव में असर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जनता तक पहुंचना न पहुंचना, इसकी भी वजह तलाशी जाएगी। इन बातों की हो सकती है फैक्ट फाइंडिंग। 6 महीने में 2 बार कैसे हारी कांग्रेस? क्या नेताओं की गुटबाजी की वजह से हार गई कांग्रेस? कांग्रेस के सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या था? बूथ स्तर पर कार्यकर्ता एक्टिव थे या नहीं? कांग्रेस की गारंटी आम लोगों तक पहुंची या नहीं? मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जाए तो बनाया किसे जाए? रिपोर्ट के आधार पर हो सकता है कांग्रेस में बदलाव। जब पार्टी की कोई हार होती है तो उसकी समीक्षा होती है और बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि समीक्षा होना चाहिए। तो हमारी पार्टी ने पूरे देश भर में जो कमेटियां गठित की है, हमारे प्रदेश में भी आदरणीय वीरप्पा मोइली जी और आदरणीय हरीश चौधरी जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई हैं और समझते हैं कि जल्दी वो आएंगे और समीक्षा होगी तो निश्चित रूप से किन कारणों से हमारी हार हुई उस पर खुलकर चर्चा होगी और आने वाले समय में हम मजबूत होकर उभरें, फिर चुनाव में किस तरह से जीत के आएंगे, इसकी चर्चा जरूर होगी।
वहीं भाजपा भी लगातार कांग्रेस को नेतृत्व विहीन बता रही है। एक बार फिर से कांग्रेस की समीक्षा पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन और एक परिवार के हित के लिए काम करने वाली पार्टी है। ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी काम है, समीक्षा करें, जो करना है करें। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन, नियत विहीन है और एक परिवार के हितों के लिए काम करने वाली पार्टी है। और कांग्रेस के अपना अंदरूनी काम है, वो समीक्षा करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन दोष आखिर किसे देंगे जब नेतृत्व ही इस प्रकार से है। यह कमेटी हार की वजह तलाशने के बाद संगठन में बड़े बदलाव की भी चर्चा को तेज कर चुकी है। सीधे राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी बनाने के बाद से सियासी गलियारों में ये भी कहा जा रहा है कि संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन यह कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कांग्रेस की हार की वजह क्या रही। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो कांग्रेस को समीक्षा की जरूरत है, समीक्षा हो रही है। अब देखना यह होगा कि हर बार हारती कांग्रेस की समीक्षा में नए तथ्य क्या निकलकर सामने आते हैं। खबर ग्वालियर से सामने आई है, जहां पर 10 साल बाद अग्निवीर सैनिकों की भर्ती होने जा रही है। अग्निवीर योजना तो अभी आई है, लेकिन 10 साल पहले जब भर्ती हुई थी तो उसके बाद खूब उपद्रव हुआ था, बवाल हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी हुई थी, कई लोगों को चोटें भी आई थी। लिहाजा ग्वालियर को ब्लैक लिस्टेड तक कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से मौका मिला है भर्ती होने का, तो अगस्त में भर्ती होने जा रही है। बड़ी संख्या में युवा इसमें हिस्सा लेंगे। अग्निवीरों की भर्ती होगी, तैयारियां पूरी चल रही हैं। प्रशासन क्या कुछ कह रहा है और कहां पर यह भर्ती होगी, इस रिपोर्ट को आप देखिए। चंबल के युवाओं को एक बार फिर देश की रक्षा करने का मौका मिलने जा रहा है। ठीक 10 साल बाद चंबल में अग्निवीर भर्ती परीक्षा होने जा रही है। ये परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर का डिसेबिलिटी स्पोर्ट की ट्रैक पर आयोजित होगी। इसको लेकर प्रशासन ने सेना को मंजूरी दे दी है। प्रशासन के लिए भर्ती संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती रहेगी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि 10 साल पहले सेना की भर्ती परीक्षा में जमकर उपद्रव और पथराव हुआ था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी, पत्रकार और आम लोग घायल हुए थे। साथ ही साथ सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। ठीक 10 साल बाद इसी ग्वालियर में फिर भर्ती होने जा रही है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं। 1 अगस्त से इसी खेल परिसर में, दिव्यांग खेल परिसर है ये, और इसी परिसर में यहाँ पर अग्निवीर भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में युवा भाग लेंगे। भर्ती को लेकर जिला प्रशासन भी लगातार बैठकें कर रहा है। खुद कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान इस पर नजर बनाए हुई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग यहाँ पर 100 से अधिक पुलिस का बल रहेगा। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक सीनियर एडिशनल कलेक्टर को इसका नोडल बनाएंगे और विभिन्न विभागों से छोटे छोटे दायित्व हैं जिसको किया जाएगा। नगर निगम आवश्यक बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बारिश का समय रहेगा तो वाटरप्रूफ टेंट्स जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो सब हम लोग चीज़ें उपलब्ध कराएंगे और एक अच्छी प्रोसेस पूरी हो सके ऐसा प्रयास करेंगे। ग्वालियर में अग्निवीर भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है। 2 अगस्त से 12 अगस्त तक ये परीक्षा चलेगी। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। हर दिन 1000 से ज्यादा अभ्यर्थी मैदान में दम दिखाएंगे। जुलाई के पहले हफ्ते में प्रवेश पत्र जारी होंगे। शारीरिक परीक्षा के बाद होगा मनोवैज्ञानिक टेस्ट। भर्ती रैली में अस्त्र शस्त्र पर भी सख्त पाबंदी रहेगी। 10 साल बाद ग्वालियर चंबल अंचल के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में प्रदेश से सबसे ज्यादा युवा सेना भर्ती के लिए तैयारी भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ प्रदेश से सबसे ज्यादा युवा सेना में शामिल भी हैं। 10 साल पहले हुई भर्ती के बाद मचे उपद्रव के चलते इस इलाके को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, लेकिन अब ये दाग धुलने का मौका मिल रहा है तो प्रशासन भी मुस्तैद है। ग्वालियर से अनिल गौर की रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो भर्ती होने जा रही है ग्वालियर में और युवा इसका इंतजार भी कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। रायपुर से खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि घोषणा पत्र का एक और वादा पूरा करने की दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। घोषणा पत्र का एक और वादा पूरा करने की दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। खबर यह है कि एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन का विकास होगा। SCR यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए आर्थिक सहायता का आग्रह किया गया है। मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया है। राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार का भी प्रस्ताव रखा गया है।
खनिज समृद्ध जिलों के आसपास के क्षेत्रों में विकास के लिए डीएमएफ के नियम में बदलाव का भी आग्रह है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, टेक्सटाइल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क के स्थापना पर भी अनुरोध किया गया है। तो एनसीआर जो आप सुनते हैं, दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, और उसी तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन के एक परिकल्पना की जा रही है और इसको पूरा करने के लिए मदद भी मांगी गई है। एक और वादा पूरा करने की दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। जल्द ही केंद्र सरकार का बजट भी आने जा रहा है और आर्थिक सहायता की मांग की गई है। रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। रोहित, एक बड़ा वादा था कि स्टेट कैपिटल रीजन के तर्ज पर, एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन को डेवलप किया जाएगा। इससे रोजगार भी बढ़ेंगे, स्मार्ट सिटी भी बनेंगी और साथ ही साथ कई सारे विकास के कार्य भी होंगे। बड़ा वादा है, पूरा होने की दिशा में कदम आगे बढ़ गए छत्तीसगढ़ सरकार के। बिल्कुल विवेक, देखिए मोदी की गारंटी में विधानसभा चुनाव के पहले ये वादा किया गया था और वादे में ये शामिल किया गया था कि नवा रायपुर, इसके अलावा भिलाई, इसके अलावा दुर्ग का जो रीजन है लगभग 200 किलोमीटर के आसपास का जो रीजन है उसे एससीआर की तर्ज पे, जैसे दिल्ली एनसीआर है उसी तरीके से स्टेट कैपिटल रीजन के तर्ज पे डेवलप किया जाए। और इस डेवलपमेंट के काम के लिए विवेक हजारों करोड़ रुपए लगेंगे, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्रफल है, पूरा राजधानी से लेकर दुर्ग तक के कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है, पूरे स्टेट को कैपिटल के रूप में यहाँ रीजन को डेवलप किया जाना है, तो हजारों करोड़ रुपए लगने वाले हैं। तो इसी की मांग करने के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी दिल्ली पहुंचे थे। अंतरिम बजट पेश होने वाला है केंद्र सरकार का, तो ऐसे में उन्होंने मांग की है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट को लेकर मांग की है कि बजट दिया जाए ताकि ये स्टेट कैपिटल रीजन डेवलप कर दिया जाए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर बात है, क्योंकि केंद्र सरकार का एक भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता नहीं है, तो ऐसे में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मांग की है कि यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है बिल्कुल, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मेडिकल डिवाइस पार्क, तमाम ऐसी संभावनाएं यहाँ पर नजर आती हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और इस बात को देखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि एससीआर का अगर स्थापना होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट होगा तो उसका असर दिखेगा। आप बने रहिए हमारे साथ रोहित, क्योंकि दूसरी खबर जो मिल रही है उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। खबर है बलौदाबाजार से जुड़ी हुई और इस वक्त की बड़ी खबर है, बलौदाबाजार हिंसा मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। बलौदाबाजार यानी कि 10 जून को जो यहाँ पर घटनाक्रम होता है, तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी की जाती है और अब इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के पास धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर दीपक सोनी ने जारी किया है आदेश। 22 जून से 21 अगस्त तक, बड़ी खबर है, 22 जून से 21 अगस्त तक धारा 144 लागू है। धरना प्रदर्शन, सभा, रैली, नारेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रोहित मिश्रा की तरफ एक बार फिर रुख करेंगे। रोहित, अमित जोगी प्रदर्शन करने वाले थे, अनशन करने वाले थे 1 तारीख से, और अब 22 जून से 21 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। क्या है पूरी खबर, बताइए। बिल्कुल, देखिए 10 जून को ये हिंसा हुई थी और हिंसा होने के बाद में अगर मैं आज के दिनांक तक भी देखता हूं तो इस हिंसा को लेकर नए नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं। प्रशासन जहां एक और ये जिम्मेदारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रहा है, वहीं विपक्षी पार्टी भी इसको लेकर आक्रामक नजर आ रही है और बलौदाबाजार में हर दिन घटनाक्रम बदल रहा है। इसको लेकर 10 जून से धारा 144 तो लागू कर दी गई थी, जो कि आज दिनांक पे खत्म हो गई थी। तो अब 2 महीने अतिरिक्त धारा 144 जो है वो बलौदाबाजार में लागू रहेगी, ताकि किसी भी तरीके से हिंसा फिर से ना भड़क सके और वो तमाम चीजें हैं, तमाम तरीके से जो कानून व्यवस्थाओं को एक बार फिर से सुधारने का काम किया जा रहा है, तो वो काम जो है वो तेज गति से किया जा सके। और अमित जोगी भी जिस प्रकार से पहले ही कह चुके हैं कि वो प्रदर्शन करने वाले हैं, कई दिनों तक अनशन करने वाले, तो ऐसे में लेकर एक बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है। क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस का भी प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान भी कांग्रेस के नेताओं को वहां पे प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन हुआ था, लेकिन बिल्कुल उस प्रदर्शन के बाद सियासत भी खूब देखने को मिली है और अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आपको अक्सर इस तरह के मामले सुनने में आते हैं कि पुलिस वाले काम बहुत करते, मेहनत करते, लेकिन छुट्टी नहीं मिलती है। ऐसा होता भी है, लेकिन जब से आचार संहिता खत्म हुई है तब से छुट्टियां मिलनी शुरू हो चुकी है और पिछले साल एक रोस्टर प्रणाली को लागू किया गया था और देखा गया था कि इसका असर क्या होता है, इसका फायदा हुआ है। क्योंकि छुट्टी ना मिलने पर कई पुलिसकर्मी गैर हाजिर रहते हैं,
जब रोस्टर प्रणाली लागू कर दी गई, छुट्टियां मिलनी शुरू हुई, तो इसकी जो संख्या थी वो कम हो गई और 35% गैर हाजिरी के मामले खत्म हुए हैं। फायदा हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट को। पुलिस ड्यूटी के दौरान ज्यादा काम के चलते छुट्टी ना मिल पाना पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती रही है। भोपाल की नेहरू नगर पुलिस लाइन में 66 इंस्पेक्टर समेत 593 पुलिसकर्मियों की कमी है। फिर भी बीते एक साल में जरूरत पड़ने पर पुलिसकर्मियों को छुट्टी दी गई। इसका फायदा यह हुआ कि पुलिसकर्मियों की गैर हाजिरी 34% तक कम हो गई। क्या कहते हैं आंकड़े, जरा ये भी देख लीजिए। नेहरू नगर पुलिस लाइन का आकलन किया गया है। 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक रोस्टर प्रणाली में छुट्टी मिली। कुल 4078 पुलिसकर्मियों को छुट्टी दी गई। गैर हाजिर रहने वाले पुलिसकर्मियों का आंकड़ा इससे कम हो गया और 34% तक गैर हाजिरी कम हो गई। विस्तार न्यूज ने छुट्टी को लेकर शहर के थानों में जाकर पुलिसकर्मियों से इसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि अब चुनाव खत्म होने के बाद पुलिसकर्मियों को छुट्टी मिलनी शुरू हो चुकी है। छुट्टियां जब आचार संहिता लगी हुई थी तो उस समय अवकाश पर प्रतिबंध था मुख्यालय से, लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी थी, अति आवश्यक कार्य थे या किसी के घर पर कोई बीमार था या शादियां थी या जो भी है अति आवश्यक कार्य थे, तो उनको वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अवकाश पर रवाना किया गया। विस्तार न्यूज से बात करते हुए सब इंस्पेक्टर अंकित बघेल ने कहा कि अवकाश मिलने से परिवार के साथ समय बिताने का भी टाइम मिल जाता है। अवकाश तो समय से मिल रहा है। चुनाव के समय पे भी, आचार संहिता के समय पे यदि कोई इमरजेंसी हो तो अवकाश दिया जा रहा था, अधिकारियों के द्वारा दिया जा रहा था, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, और अभी भी समय पे सभी को दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, लंबे समय काम करते हैं तो मानसिक रूप से भी तैयार रहते हैं फिर आगे काम के लिए। जी, परिवार वाले भी खुश रहते हैं। छुट्टी मिलने से पुलिसकर्मी अपना काम भी पूरा कर लेते हैं और परिवार को भी समय दे पा रहे हैं, जिससे वो खुश हैं। समय समय आवश्यकता पे पर्याप्त छुट्टी मिलती है, छोड़ विशेष अवसरों पे जो आदेश होते हैं उनको छोड़ करके। देखिए, छुट्टी लेते ही अपने कामों के लिए, परिवार के लिए, जो भी अपने काम में मिलती है। नहीं सर, अवकाश भी मिल रहा तो घर के लिए भी समय निकल जाता, और भी रहते दिक्कतें रहते उनको सामना भी करना पड़ता है। कुल मिलाकर काम के बीच छुट्टी भी जरूरी है, जिससे मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है और घर परिवार में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने से परिवार को भी समय दे पाते हैं, जिससे परिवार के लोग खुश रहते हैं और अगर परिवार खुश है तो काम करने में और ज्यादा मन लगता है। चुनाव के समय पुलिसकर्मियों को भले ही छुट्टियां नहीं मिल पा रही थी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए पुलिसकर्मियों ने बताया कि अब जब जरूरत होती है, आवश्यकता अनुसार उनको छुट्टियां मिल जाती हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते चप्पलें घिस जाती हैं और इसका उदाहरण ग्वालियर में साफ देखा जा रहा है, जहां सरकारी दफ्तरों के बाहर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोग कतारों में खड़े हुए हैं। उन्हें मिल रहा है यहां पर दिलासा, क्योंकि प्रमाण पत्र तो मिल ही नहीं रहे। अगले दिन काम होने का दावा किया जाता है। सरकारी दफ्तरों में अचानक भीड़ बढ़ती है और इस लचर व्यवस्था को जानने के लिए विस्तार न्यूज की टीम ग्राउंड पर उतरी। देखिए रिपोर्ट। ये लंबी कतारें देखिए, ये कतारें पालकों की हैं जो अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। रोज नई उम्मीदों के साथ निगम ऑफिस तो पहुंचते हैं, लेकिन शाम होते ही दिल छोटा कर वहां से खाली हाथ लौट आते हैं, जैसे ये लोग आम जनता नहीं बल्कि ऑफिस के मुसद्दी लाल हों। ये ग्वालियर के अनिल सिंह राजावत हैं, जो पिछले कई दिनों से अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही हालात आलोक शर्मा के भी हैं। यहाँ पे आधार कार्ड उसमें जो जन्म प्रमाण पत्र है उसमें मेरा सिंह नहीं लिखा हुआ, उसके कारण से मेरे बच्चे का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा। उसके लिए मैंने यहाँ आवेदन दिया है और करीब 10-12 दिन हुए हैं और इसकी वजह से मेरा आधार कार्ड बच्चे का नहीं बन पा रहा है और हर बार आते हैं तो यही बोलते हैं 5-7 दिन बाद बनेगा। मैं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आया था, मैं 3-4 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ बराबर। पहले आवेदन वहाँ पर दिया नगर निगम ऑफिस में, वहाँ से कहते हैं 8 तारीख के बन के आएगा। फिर मैंने यहाँ पे आया बाल भवन, मैंने उन्होंने मेरे को वो दिखाया हुआ, वहाँ पर स्लिप दिखाई, उन्हें आपका पूरा वहाँ पर पहुँच चुका है, वहाँ पर जाके आप पता करिए। यहाँ पे आके मालूम पड़ा
अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन तो हो चुके। इन आवेदकों की परेशानी देख जब विस्तार न्यूज ने कारण जानना चाहा तो पता लगा कि ये हाल केवल ग्वालियर नहीं कमोबेश पूरे मध्य प्रदेश का है। दरअसल जिस वेबसाइट पर डाटा अपलोड कर सर्टिफिकेट बनाया जाता है उस पर अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। इसलिए पिछले 1 महीने से यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सहित मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं बन पा रहे हैं। नया सॉफ्टवेयर हम लोगों ने लागू किया है तो उसके आधार पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निकलेगा। तो अभी नए सॉफ्टवेयर में काफ़ी चेंजेज आए हैं। जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है बहुत धीमी गति से चल रहा है, कई बार वो बंद भी हो जाता है, उनका डेली अपडेशन चल रहा है। दरअसल इस समय स्कूलों में एडमिशन चल रहे हैं और अभिभावकों को अपने बच्चों के आधार कार्ड भी बनवाने हैं, लेकिन बिना जन्म प्रमाण पत्र के यह काम हो नहीं सकता। तो वहीं भीड़ के कारण लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र और मैरिज सर्टिफिकेट तक बनवाने में भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि विभाग में 800 से ज्यादा प्रमाण पत्रों की पेंडेंसी पहुंच चुकी है। दरअसल ये लचर व्यवस्था इसलिए पैदा हो गई क्योंकि एडमिशन होने के कारण अभिभावकों का रश ज्यादा बढ़ गया है। वेबसाइट अपग्रेडेशन का काम भी थमा हुआ है और यही कारण है कि 800 से ज्यादा प्रमाण पत्र अब पेंडिंग हो चुके हैं। विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का कहना है कि रोज बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र बनाए जाते थे, लेकिन जब से वेबसाइट को अपग्रेड करने का काम शुरू हुआ है तब से दिन में 2-3 ही प्रमाण पत्र बन पाते हैं। लेकिन इस अपग्रेडेशन के बीच परेशान हो रहे हैं तो केवल आम जनता, जो रोज निगम के चक्कर जरूर काट रही है, लेकिन बिना प्रमाण पत्र लिए ही उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। 1 जुलाई से पहले ज्यादातर जिलों में बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं। ऐसे में जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड न बनने से पालकों के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ेंगे आगे। झूठेश्वर महापौर ये किसी शहर का नाम नहीं बल्कि उपाधि है जो इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के सर पर सजाई गई है। कांग्रेस ने बकायदा डिजिटल पोस्टर जारी कर महापौर को इस उपाधि से नवाजा है। इसके बाद से इंदौर की सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये पोस्टर ध्यान से देखिए। झुनझुना बजाता हुआ ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव हैं। ये पोस्टर कांग्रेस ने शहर भर में लगा रखे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव का कहना है, महापौर ने नगर निगम बजट में शहर वासियों से जो वायदे किए उसे कभी पूरा नहीं किया गया। साथ ही महापौर भार्गव को खुला पत्र लिखकर घोषणाओं पर जवाब भी मांगा है। उन्होंने इंदौर की जनता के हाथ में झुनझुना थमा दिया है और बोल दिया है कि बजाते रहो और उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और झुनझुना बजाते रहो। उन्होंने घोषणा की थी कि 150 चौराहे वाईफाई से जोन बना दिए जाएंगे। एक भी चौराहा आज तक वाईफाई जोन नहीं बना, जो यूथ के लिए घोषणा थी। उसके बाद उन्होंने घोषणा की थी कि अटल बस सेवा यहाँ से वाराणसी, इलाहाबाद, नई दिल्ली, बड़े बड़े शहरों को जाएगी, वो शुरू की जाएगी। वो काम आज तक शुरू नहीं हुआ, वो सिर्फ घोषणा में रह गया। इस मामले में जब महापौर भार्गव से पूछा गया तो उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया, लेकिन अगले ही पल जवाब मांगने पर महापौर जी मुद्दे से भटकते चले गए और राकेश सिंह यादव को ही जवाब देने की बात कह दी। बताइए ना एक घोषणा, आप एक घोषणा बताइए कि वो जो पूरी नहीं हुई है। आप एक एक बताते जाइए, मैं जवाब देते जाता हूँ। वो राकेश यादव जी को बोलिए मेरे साथ चले, डिजिटल में हमने कितने चौराहे वाईफाई किए हैं वो मैं उनको दिखा देता हूँ। दोनों ही पक्ष अपने बात पर अड़े हुए हैं। अब आप भी ये जान लीजिए कि आखिर वो कौन कौन से वादे हैं जिन पर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल निगम बजट में ये घोषणा की गई थी कि 150 चौराहों पर फ्री वाईफाई जोन बनाया जाएगा। इंदौर में धार्मिक पर्यटन के लिए अटल बसें मंगवाई जाएंगी। महिला समूह के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। 200 बगीचे सौर ऊर्जा से रोशन किए जाएंगे। 85 वार्डों में योग केंद्र खोलने का वादा था, तो वहीं 85 वार्डों में संजीवनी क्लिनिक भी खुलना था। मिलेट्स कैफे खोलने का ऐलान। डिजिटल सिटी के लिए 60 करोड़ रुपए। हर जोन में मॉडल लाइब्रेरी और करियर काउंसलिंग सेंटर। विवेकानंद रॉक मेमोरियल की प्रतिकृति। 29 बस्तियों को ग्रीन स्लम के रूप में डेवलपमेंट करने के वादे के साथ साथ नर्मदा के चौथे चरण का पानी लाना भी निगम की बजट घोषणा में शुमार था। लेकिन ये वो वायदे हैं जो कभी पूरे ही नहीं किए जा सके।
सफाई के साथ साथ इंदौर नगर निगम घोटालों में भी अब नंबर 1 हो चुका है। 14 महीनों में भी घोषणाएं पूरी नहीं होने पर महापौर पर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इसका सीधा जवाब देने के स्थान पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव बौखलाते नजर आ रहे हैं। किस मोड़ पर जाकर यह सियासी लड़ाई खत्म होगी, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन तब तक अगर परेशानी किसी को होगी तो वो केवल आम जनता को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ेंगे आगे। उज्जैन से खबर है जहां पर महापौर ने चाय पर चौपा लगाकर सफाई मित्रों का अभिनंदन किया। महापौर मुकेश टटवाल ने अपने हाथों से चाय बांटी, सफाई मित्रों को चाय पिलाई। सफाई मित्रों ने अपनी समस्या भी महापौर और MIC के सदस्यों के सामने रखी। उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता, वेतन मिलता भी है तो कम मिलता है। उसको लेकर भी महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि शासन स्तर पर बात चल रही है, आपका वेतन समय पर ही मिलेगा। उज्जैन को नंबर 1 लाना है, चाहे वो कांग्रेस का पार्षद हो चाहे बीजेपी का पार्षद हो, सभी का लक्ष्य एक ही है कि आखिर हम उज्जैन को नंबर 1 कैसे लाएं, किस प्रकार का संकल्प है। महापौर की सोच अच्छी हो तो नंबर 1 आसानी से आया जा सकता है, क्या कहेंगे? सभी के सहयोग से, सभी के प्रयासों से हमारा उज्जैन स्वच्छता में नंबर 1 आएगा और हमारे सभी सफाई मित्र बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कार्य करते हैं। हमारे कम संसाधनों में भी अच्छा काम करने का सभी लोग प्रयास करते हैं, इसलिए सभी को मैंने आज चाय पे चर्चा करने के लिए अलग अलग जोन के हिसाब से मुझको बुलाया है। महापौर जी, सफाई मित्रों की कोई समस्या भी है, उनको एक तो वेतन समय पे नहीं मिलता है, उसके भी आपके पास समस्या आई है। कई लोग सफाई करने जाते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए किस प्रकार आश्वासन किया? जो ये सब जानने के लिए हमने बुलाया था कि किस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। जो नगर पालिका निगम, नगर निगम परिषद के अधिकार क्षेत्र के जो सारे काम है वो तो हम खुद हल करने वाले हैं, और जो हमारे पास भी वो शासन के द्वारा भी सारे प्रस्ताव, सारे सुझाव मिले। जितने भी पार्षद है वो सब महापौर के साथ है, सभी सफाई मित्रों के साथ है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार इंदौर नंबर 1 आ रहा है, तो इस बार उज्जैन को नंबर 1 लाने के लिए सफाई मित्रों ने महापौर से वादा किया है और चाय पे चर्चा की है। उसी का परिणाम है कि इंदौर को बिछाड़कर उज्जैन को नंबर 1 लाना है। इसीलिए आज सफाई मित्रों के साथ चाय पर चर्चा की थी। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्ण, विस्तार न्यूज, उज्जैन। बात करेंगे जगन्नाथ यात्रा को लेकर। पन्ना से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर राज परिवार की उपस्थिति में भगवान के स्नान यात्रा की रस्म अदायगी की गई और इसी के साथ ऐतिहासिक रथ यात्रा महोत्सव का आगाज भी हो गया है। पन्ना जिले में भगवान जगन्नाथ स्वामी का प्राचीन मंदिर है, जहां पर भगवान जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ विराजमान हैं। मंदिर में रथ यात्रा का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से पिछले 175 वर्षों से मनाया जा रहा है। लेकिन रथ यात्रा से पहले भगवान को लू लग जाने से बीमार पड़ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर में आज के दिन सुबह राज परिवार की उपस्थिति में भगवान के स्नान यात्रा की रस्म अदायगी की गई। इसी के साथ ऐतिहासिक रथ यात्रा महोत्सव का आगाज भी हो जाता है। भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है, इस मंदिर ये अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आज स्नान यात्रा का कार्यक्रम है। यहाँ पर आज भगवान बाहर आएंगे गर्भगृह से और भक्तों को दर्शन देंगे। स्नान होगा उनका जल से के द्वारा, और एक घट लुटने की परंपरा है जिसमें छोटा सा घड़ा होता है, उसमें जल होता है प्रभु का, और उसके बाद में भगवान अंदर जाते हैं। उस समय उन्हें लू लग जाती है और भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इन 15 दिनों में मंदिर बंद के कपाट बंद रहेंगे। 15 दिन पश्चात वह स्वस्थ होंगे, तब उनको प्रसादी होगी और वो उन्हें भोग चढ़ेगा। अपने स्वामी के बीमार पड़ जाने पर भक्त प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले भगवान को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। आज ये स्वामी जगन्नाथ जी का पन्ना धाम का मंदिर है और यहाँ पे आज भगवान को, श्री जगन्नाथ जी को आज यहाँ पर निकाला जाएगा और इनको जल से अभिषेक किया जाएगा। इस जल से अभिषेक करने का कारण उनको लू लग जाती है, उसके कारण ये 15 दिन तक मंदिर का पट बंद रहता है। आज पूर्णमासी के दिन भगवान मंदिर के अंदर से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देंगे। स्नान यात्रा होगी और स्नान यात्रा के बाद भगवान के कपाट 15 दिनों के लिए बंद हो जाएंगे और अमावस्या के दिन भगवान को पत्र प्रसाद लगेगा और परिवार के दिन उनकी धूप कपूर की झांकी होगी और 2 के दिन
जो है दूसरे दिन दोष के दिन जो है यहाँ से रथ यात्रा शुरू होगी। अब 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि यह मान्यता है कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ औषधीय जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। इसी दौरान लू लगने से भगवान बीमार पड़ जाते हैं, जिससे उनकी दिनचर्या और भोजन व्यवस्था भी बदल दी जाती है। ठीक होने तक उन्हें प्रतिदिन वैद्य द्वारा दवा देने की परंपरा भी निभाई जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद रहेंगे। विस्तार न्यूज के लिए सौरभ साहू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 18 जून से स्कूल शुरू हो गए हैं। बच्चों को स्कूलों तक लाने के लिए शिक्षकों के साथ साथ अधिकारी भी जुटे हुए हैं और इसी क्रम में हर जिले के कलेक्टर स्कूल पहुंचकर बच्चों को स्कूल आने के लिए जागरूक कर रहे हैं। दमोह में भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत कलेक्टर ने स्कूल का जायजा लिया है और इस दौरान कलेक्टर टीचर की तरह बच्चों को पढ़ाते हुए भी नजर आए। वहीं छात्र छात्राओं को उन्होंने पढ़ाया भी, साथ ही उनका उत्साह भी बढ़ाया। इस बीच डीएम कक्षा तीसरी की दिव्यांश यादव और चौथी की मीनाक्षी यादव से मिले, जहां छात्राओं ने डीएम को सुदामा चरित्र का पाठ भी सुनाया। नीट परीक्षा घोटाले को लेकर लगातार देश में विरोध प्रदर्शन जारी है और इसी कड़ी में आज ग्वालियर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जीवाजी विश्वविद्यालय चौराहे पर एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान एनएसयूआई के नेशनल सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश प्रभारी रितु बराला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 24 लाख छात्रों के साथ धोखा किया है। नीट परीक्षा घोटाले को लेकर लगातार देश भर में विरोध बढ़ता जा रहा है और आज ग्वालियर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैम, किस तरह का? देखिए, आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता पदाधिकारी आज रोडों पर है, क्योंकि नीट जैसे स्कैम में 24 लाख विद्यार्थियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, उनका गला घोटने का काम किया है, उनकी शिक्षा को व्यापार बनाने का काम किया है। उसी का विरोध आज एनएसयूआई संगठन कर रहा है, क्योंकि जब तक उन 24 लाख युवा विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक एनएसयूआई रोड से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का काम करेगा। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आई थी, तब से लेकर आज तक 70 पेपर भारतीय जनता पार्टी के राज में हुए हैं। हम प्रधानमंत्री से यही क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप युवाओं के न्याय की बात क्यों नहीं करते, हमेशा मन की बात ही क्यों करते हैं? तो आप बताइए आगे की क्या रणनीति? आगे की 24 तारीख को हमारा एनएसयूआई का घेराव है, संसद घेराव है नीट की परीक्षा को लेकर। तो उसमें देश के कोने कोने से एनएसयूआई कार्यकर्ता और नीट परीक्षार्थी मौजूद रहेगा। ग्वालियर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। उनकी साफ तौर पर मांग है कि जिस तरीके से परीक्षा में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि तमाम बीजेपी सरकार के द्वारा ऐसी कई परीक्षा परिणाम हैं जिनमें घोटाला हो रहा है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। उधर दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घर में घुसकर नाबालिग पर हमला करने वाले 3 आरोपियों समेत एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। साथ ही क्षेत्र में उनका जुलूस भी निकाला। पूरा मामला छावनी थाना क्षेत्र का है। बढ़ेंगे आगे। डिंडोरी से खबर है, जहां पर पहली बारिश ने पोल खोल दी है। नगर परिषद शाहपुरा की यहां पर सड़कें जलमग्न नजर आई, तो फिर परिषद में जो काम होने चाहिए थे वो हुए नहीं। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे में जलभराव हुआ, राहगीरों को परेशानी आई। नेशनल हाईवे मिनी तालाब बन गया। नगर परिषद ने नहीं किए पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम। उधर शिवपुरी में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यहां पर बारिश ने दस्तक दी। लगभग 25 मिनट बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे पर रौनक आई। साथ ही साथ लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। तापमान में गिरावट होने से यहां पर लोगों को राहत भी मिली है गर्मी से। और आप तस्वीर देख रहे हैं, 25 मिनट तक झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों में येलो और 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। अगले 3 घंटे के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर समेत गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, जशपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर धमतरी, गरियाबंद, कोरबा, महासमुंद, सरगुजा के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने अपने पिता को लेकर बड़ा बयान दिया। कार्तिकेय चौहान ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के सामने दिल्ली भी नतमस्तक है। कार्तिकेय चौहान ने शिवराज सिंह चौहान को कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सबसे लोकप्रिय नेता बताया है।
जानते तो पहले भी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है, आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। और दिल्ली क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। तो आज ये सहयोगी है कि पुत्र का बयान जिसको लेकर चर्चा हुई, उधर पिता का भी बयान चर्चा में आया। बात शिवराज सिंह चौहान की कर रहे हैं, जहां पर दिल्ली में ICAR में राष्ट्रीय संगोष्ठी और पूर्व छात्रों के मिलन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री की जुबान फिसल गई। पूर्व छात्रों के बीच बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान खुद को मुख्यमंत्री बोल गए, लेकिन अचानक खुद को ही उन्होंने ठीक भी किया और फिर केंद्रीय कृषि मंत्री बताया और फिर सफाई भी दी कि 20 साल मुख्यमंत्री रहा तो आदत इतनी जल्दी नहीं जाती। सूची बनवा रहा था कि और बनाओ, पाठक जी को भी पता है और किस किस से मिलूं। मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं क्योंकि मुख्यमंत्री कोई सब विषयों का मुख्यमंत्री नहीं, कृषि मंत्री। मैं 4 बार मुख्यमंत्री अब 20 साल रहा हूं तो कुछ दिन तो लगेंगे भूलने में। वहां भी मुझे ये गुमान नहीं था कि हम ही सब जानते हैं। बढ़ेंगे आगे। अगर आपके बच्चे स्कूली वैन से स्कूल जाते हैं तो ये खबर, तस्वीर आपको दोनों देखना चाहिए। वडोदरा यानी कि गुजरात में एक डरा देने वाला मामला सामने आया है। एक निजी स्कूल वैन से 2 छात्राएं गिर जाती हैं। देखिए, स्कूल वैन का पीछे वाला दरवाजा खुला हुआ नजर आता है। अचानक वो दरवाजा खुल जाता है और उस वैन में पीछे बैठे बच्चे चलती हुई गाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। ये तस्वीरें गुजरात से सामने आई हैं। गनीमत ये रही कि उस वैन के पीछे कोई गाड़ी, कोई बड़ा वाहन नहीं आ रहा था, नहीं तो ये बच्चे उसकी चपेट में आ सकते थे, जान भी जा सकती थी। ये डरा देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जो कि गुजरात के वडोदरा से है। आप एक बार फिर से इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितना खतरनाक ये वीडियो है। ये देखिए, ये वैन आती है, अचानक गेट खुलता है और 2 बच्चे इसमें से गिर जाते हैं। दोनों बच्चियां हैं, उनके दोनों के बैग, स्कूल बैग भी आपको सड़क पर नजर आते हैं। गनीमत ये रही कि आसपास के लोग जो थे वो तुरंत निकलकर बाहर आते हैं और बच्चियों को फिर उठाते हैं। लेकिन अगर ये घटना किसी हाईवे या बड़ी ऐसे रोड पर होती जहां पर वाहनों का लगातार आना जाना लगा रहता है तो ये बच्चियां हो सकता है कि बहुत गंभीर रूप से घायल भी हो जाती हैं। स्कूल वैन ने 2 छात्राएं आपस में बात करते हुए जा रही थी और स्कूल पहुंचती उससे पहले ही ये छात्राएं गिर गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिए विस्तार न्यूज़। धन्यवाद।